नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी का जो नवंबर 2021 में हुआ था उसका एक सेट लेके आया हूँ। ओरिजिनल सेट है मैथ का, उसी के क्वेश्चंस हैं ये। और मेरी कोशिश है सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊँ। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो लंबवर्तीय शंकु सी और डी की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है। शंकु डी के आयतन का सी के आयतन से अनुपात क्या होगा। तो देखो, इसमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी त्रिज्याओं और ऊंचाई का अनुपात उल्टा पुल्टा आ जाए कि जैसे 2:3 और 3:2 आ गया, ठीक है, तो जो शंकु के आयतन का जो अनुपात होगा ना, वो त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा उसी के जो रेशियो है उसी में होगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे ये। अब देखो, पहले क्या पूछा है, शंकु डी के आयतन का। तो शंकु डी के आयतन कितना है, उसकी कितनी त्रिज्या है, 3 है, तो क्या लिख दोगे 3। और शंकु सी का जो आयतन है वो कितना है, 2, तो 3:2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होता, कई बार आपका क्वेश्चन हार्ड ही आए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी इसको आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता होना चाहिए निकालने का। वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का लंबवर्तीय जो शंकु होता है उसके निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, तो जब भी आप दो रेशियो निकालते हो तो जो चीज़ें समान होती हैं वो कट जाती हैं, यानी कि 1/3 और पाई जो है कट जाएगी। यानी आपको जब भी कोई रेशियो निकालना हो शंकु के आयतन का, तो आपको r² और r² केवल इन्हीं का निकालना है। ठीक है, अब ऊपर किसका पूछा है, डी का पूछा है, तो डी की त्रिज्या कितनी है, 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। और ऊंचाई कितनी है डी की, 2, तो गुणा 2 बटे कितना, सी की त्रिज्या कितनी है, 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। एच कितनी, हाइट कितनी है सी की, 3, तो 3। अब निकाल दो, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि 3/2, ये इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो 3/2 जो है ये इसका आंसर है। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है, रुपये 1575 में 90 पेन बेचकर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रुपये 708 में कितने पेन बेचने होंगे। ठीक है, तो इसको पहले भूल जाओ कि कितने बेचने होंगे पेन, इसका बाद में निकालेंगे। पहले यही देखो आप, 1575 में जो बेचे है वो कितने में बेचने चाहिए। पहले केस में क्या होते हैं, 70%, उसको 30% हानि होती, यानी कि उसने 100 वाली चीज़ कितने में बेची, 70 में। और उसको क्या चाहिए, 18% का लाभ चाहिए, यानी कि 118 में उसको बेचना चाहिए। ठीक है, तो एक के लिए क्या करेंगे, बटे 70, और उसने 70 के कितने में बेचे थे, 1575, तो गुणा 1575। ठीक है, अभी इनका सम आप वो करो, तो इसको कैसे करोगे, इसको काटोगे, पहले 7 से काट लो या पहले 5 से काट लो। 5 से यहाँ क्या आ जाएगा, 14, और इधर काटोगे तो 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5 और 5 5 25। ठीक है, अभी इसको 7 से काट लो, 7 दूनी 14, तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 और 3 5 7 पंजू 35, क्या बच गया, 45 बच गया। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 59। ठीक है, 59 दूनी 118, यानी कि ये क्या आ गया। अब इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे, लेकिन गुणा नहीं करेंगे, बस 59 गुणा 45 ऐसे कैसे इसको लिख दो। ठीक है, अब 59, अब देखो पेन पूछ रहा है, पेन। अब इसने टोटल पेन जो थे, यदि ये 18% लाभ कमाता तो 59 गुणा 45 जो भी आएगा उसमें बेचता, कितने बेचता, 90। एक के लिए 59 गुणा 45, और ये कितना है, 708, तो ये 708 के 708, 45 दूनी 90। अब देखो, 2 और 59 आपस में कट नहीं रहे हैं, और यहाँ जो आंसर है पूरा है, कोई पॉइंट में नहीं, इसलिए ये 708 59 से पूरा कटेगा। 59 एकम 59, 70 में से 59 गए तो 11 बचा, 118 बच गया, और 59 दूनी 118, यानी कि 12 आ गया, 12 दूनी 24, ये इसका आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वरुण ने एक कपड़ा अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदा। क्या खरीदा, 20% छूट पर अंकित मूल्य, यानी कि मैं अंकित मूल्य मान लेता हूँ 100, तो छूट कितनी होगी, 20%, यानी कि 80 होगी।
फिर उसने उसे मूल अंकित मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया। अब 20% अधिक पर अंकित किया यानी कि 100 की जगह क्या किया उसने 120 कर दिया। 10% की छूट दी, 10% छूट यानी कि 120 पे 10% छूट कितनी होगी, 12 रुपये होगी। तो फाइनली उसने कितने में बेच दिया, 108 में बेच दिया, क्योंकि 120 में से आप 12 घटाओगे तो 108 बचेगा। यानी कि उसने 80 रुपये जो खरीदी थी वो चीज़ 108 में बेची, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको, 28 रुपये प्रॉफिट हो गया। अब ये किस में चाहिए हमें, परसेंट में चाहिए, तो 28/80 और गुणा 100, तो 20 चौक 80, 20 पंजू 100, 4 साता 28, यानी कि 7 पंजू 35 जो है इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85%, 85 भाग में है ऑफ 4। पहले इसका मैं आपको बताता हूँ इसको सोल्व कैसे करते हैं। क्या होता है, हम इसको करते हैं जैसे अब 85 भाग में 17 और ऑफ 4 है, और एक होता है 85 भाग में 17 गुणा 4। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि आगे तो इसको ऑफ को क्या करते हैं कि गुणा में कन्वर्ट करते हैं ना, गुणा 4। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन क्या होता है पहले इसमें ये दोनों गुणा होंगे, इसमें क्या होंगे, ये दोनों गुणा होंगे 68 और 85/68 लिखा जाएगा। और इसमें 85 पहले ये 17 भाग में और गुणा 4, ये ऐसे होगा। तो 17 से इसको काटोगे, 17 पंजू 85 और 5 चौक 20, इसका आंसर आ गया। और इसका कितना आएगा, 17 से काटेंगे तो 17 पंजू 85 और 17 चौक 68, यानी कि इसका जो भाग मान आएगा वो क्या आएगा, 5/4 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5/4, ये माइनस। अब इसी तरह इसको सोल्व करो, ये दोनों इसके नीचे जाएगा, 13 से 5 कटेगा तो 13 पंजू 65, 5 और बटे 2 आ जाएगा माइनस 14 गुणा, अब ये देखो इधर माइनस है 25 और 19, 19 माइनस का है, 19 प्लस का है, 25 माइनस का है, तो माइनस का 6 बार आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 14 गुणा 6 और बटे क्या लिखा जाएगा 12 और माइनस 10, और फिर क्या है गुणा 2/3, 6 दूनी 12, 2 हो गया और 2 से ये कटा 7 हो गया। अब ये पूरा कट गया, तो 7 प्लस का है और 10 माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले इतने को सोल्व करो आप, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 3। ठीक है, पहले इसी को कर लूँ, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है आप लोग करके देखना, -1/2 आएगा। अब -1/2 इस पूरे की जगह आ गया है। अब इसको गुणा करेंगे हम 2/3 से, तो ये क्या आ गया -1/3, यानी कि अब इतना हमने पूरा सोल्व कर लिया, तो ये क्या आ गया -1/3। अब मेरे को सोल्व करना है 5/4, यहाँ भी माइनस था और यहाँ भी माइनस था, अब ब्रैकेट के बाहर खुल के क्या हो जाएगा +1/3। ठीक है, तो यहाँ मैं 12 लिखूँगा, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 +4। ठीक है, 15 4 19/12, तो ये बी इसका आंसर होगा। अब देखो यहाँ आपने ध्यान से देखा हो, मैंने क्या किया है कि मैंने एक एक हिस्से को वो सोल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि आप यदि पूरा प्रश्न लिखते हुए चलोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप पेपर में यदि 5/4 एक बार लिख रहे हो, 5 बार लिख रहे हो, तो आपको उसमें समय ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, तो कोशिश किया करो छोटे छोटे टुकड़े को सोल्व करके और फिर लास्ट में आंसर करो। 19/12 इसका आंसर हो गया। अगले सम पे चलते हैं। एक संख्या इसमें x मान लो के 2/3, 2/3 के 3/8, 3/8 का 1/5 कितना है 20 है। तो उस संख्या का 60% निकालना है, तो पहले संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4, यानी कि अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा 20, और 20 उधर जाके क्या हो जाएगा 400। संख्या क्या आ गई आपकी 400। अब 400 का 60% 240 होगा। ठीक है, अब आप ये निकाल सकते हो आराम से। कैसे किया है, अब देखो 400 का 60% निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी संख्या होती है वो लिखी और बटे 100, तो 2 0 से 2 0 कट गई और 6 चौका 24, 240 हो गया। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि ये
मन में ही जो है आप दिमाग से इसका करके आंसर करें। ठीक है, आगे जाए। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:7 है। ठीक है, तो ऐसा मान ले, थोड़ा सा बड़ा मान ले, 20 और 70 मान ले, क्योंकि अनुपात तो वही रहेगा। अब क्या करें, लड़के और लड़कियों की संख्या में 15%, 15% बढ़ा दी यानी कि 3 बढ़ा दी, और 20% बढ़ा दी यानी कि 14 बढ़ा दी। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना मैंने बताया था। अभी 20 का 15 निकालना है तो कैसे करोगे, 20 गुणा 15 और बटे 100। ठीक है, अब देखो आपको दिमाग में चलना चाहिए, 20 गुणा 15 बटे 100 यानी कि 20 से 15 काट 20 से 100 काटोगे तो 5 आएगा, और 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, इसी तरह 70 का 20 से 70 गुणा 20 और बटे 100। अब 70 की एक जीरो होगी और 20 की एक जीरो होगी, आपस में कट गए तो 7 दूनी 14 बच गए। अब जोड़ोगे, जोड़ के लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ऐसे ऐसे लिख के टाइम वेस्ट मत करो। 20 और 3 23 आया, देखो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसी पे है, टिक किया, आगे बढ़े। ठीक है, अगले सम पे चलो। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी पूरे सौदे में 8% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, देखो इसमें 3 चीज़ हैं, कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य, फिर सेलिंग प्राइस, और फिर मार्केट प्राइस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य में मान लेता हूँ 100। ठीक है, तो छूट दे के जो आदमी जिसके ऊपर वो बेचता है वो क्या होता है, उसका सेलिंग प्राइस होता है, यानी कितने में बेच रहा है, 90 पे। ठीक है, अब देखो ये वैसे सम है, इसमें अभी आर कट जाएगा, तो हमें यहाँ क्या करना है, 9 और 10 लिखना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको ये आसानी होती है आगे सम करने में। अब क्या कह रहा है, फिर भी पूरे सौदे पर 8% का लाभ अर्जित किया। अब लाभ अर्जित किया तो वो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे होता है लाभ। तो मैं क्रय मूल्य 100 रुपये मान लूँ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक, हार्दिक नहीं है, अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है ना, तो अब देखो ये आपका अनुपात समानुपात सा सम बन गया। ठीक है ना, कि यहाँ सीपी हो गया, या एसपी हो गया, यहाँ मार्केट प्राइस हो गया। अब एसपी जो है वो दोनों में सेम होना चाहिए, जो विक्रय मूल्य है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी नोक को मेरे को क्या बनाना है, 108 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा मैं, 12 से गुणा करके। तो इस ऊपर वाली संख्या को क्या कर दूंगा मैं, 12 से गुणा। अब 12 से जैसे गुणा करूंगा तो ये तो क्रय मूल्य तो मेरा 100 हो गया, और जो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य, वो कितना हो जाएगा, 120। यानी 100 पर उसने कितने रुपए अधिक अंकित किया, 100 रुपये वाला जिसका क्रय मूल्य था 20 रुपये किया। अब प्रतिशत के लिए है तो प्रतिशत 100 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 20 आंसर आ जाएगा, 20%। ठीक है, समझ गए। तो इसमें जो है ना, ये हर एक सम में जो है अनुपात समानुपात आपका लग सकता है, ऐसा कोई इसमें नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोहित एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, राज उसी काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, परंतु रोहित ने काम समाप्त होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। दोनों ने कितने दिन एक साथ काम किया। ठीक है, सबसे पहले तो आप काम माना करो कि काम क्या है और कितना काम है। ठीक है, अब काम जो है कैसे, 32 और 48 इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, 96 होगा। ठीक है, जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता, एलसीएम के ऊपर मैंने टॉपिक बना के डाल रखा है, उसके ऊपर आप देख सकते हो। 32 और 38 का क्या होगा, 96, यानी कि 96 यूनिट्स जो है मेरे को बनानी है। ठीक है, अब देखो रोहित जो है 96 यूनिट बनाने के लिए 32 दिन लेता है, तो एक दिन में कितने बनाएगा रोहित, 32 या 96, 3 बनाएगा। राज जो है वो 96 यूनिट बनाने के लिए 48 दिन लेता है, तो यानी एक दिन में वो कितने बनाएगा, 2। अब आगे पढ़ो। काम एक साथ प्रारंभ किया था, लेकिन रोहित ने काम समाप्त होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि लास्ट के अंतिम 8 दिन केवल राज ने काम किया था। तो राज ने 8 दिन में कितनी यूनिट बनाई होंगी, 16 बनाई होंगी। कितनी बनाई होंगी, 16, और बनानी कितनी थी, 96, यानी कि 16 लास्ट में राज ने बनाई, तो 80 यूनिट जो बच गई, डिफरेंस जो है ये राज और रोहित दोनों ने मिलकर बनाई।
अभी जब ये दोनों मिलके बनाते हैं तो एक दिन में कितनी बना देते हैं, 5 यूनिट बना देते हैं। और बनानी कितनी है, 80, यानी कि 16 दिन लगे इनको बनाने में। तो 16 दिन इनने एक साथ काम किया, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलो। ए और बी की मासिक औसत आय 4500 है, बी और सी की मासिक औसत आय 5600 है, ए और सी की मासिक औसत आय 4800 है, बी की मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, अब देखो हम इसको करते कैसे हैं कि इसका ए प्लस बी, इसकी कितनी है 45 दूनी 9000। ठीक है, इसी तरह फिर हम निकालेंगे बी प्लस सी का निकालेंगे और फिर ए प्लस सी का निकालेंगे। अब तीनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे जब देखो क्या आएगा, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। ठीक है ना, यानी कि 2 ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, और यहाँ जो भी संख्या आएगी मान लो इनको हमने, क्योंकि सबको 2 से गुणा किया था, 2 गुणा 4500। ठीक है, और फिर 5600 को भी 2 से किया था और 4800 से। अब ये इससे काट देंगे हम। ठीक है, तो काटने के बाद जो बचेगा, जो कुछ भी बच गया, मान लो यहाँ बच गया आपका, मैं मान लेते हैं यहाँ आपका बच गया 13000 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 13000। अब 13000 में से कह रहा है ए और सी की औसत मासिक आय ये है, क्योंकि बी की निकालनी है तो ए और सी की इसमें से हम घटा देंगे। तो 4800 जब इसमें से घटा देंगे, 4800 नहीं घटाएंगे, 9600 घटाएंगे। 9600 क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये औसत है, तो 4800 का 9600 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो ऐसा तरीका है जो आप करते हो, और मैं बताता हूँ इसको कैसे करना चाहिए। अभी देखो ए और बी की, बी और सी की, ए और सी की। अब देखो ये 2 आएंगे तो मैं इसको लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। मैं 2 से गुणा नहीं करूँगा क्योंकि बाद में 2 से भाग करना पड़ता, तो मैं 4500 लिख रहा हूँ प्लस 5600 लिख रहा हूँ और प्लस 4800 लिख रहा हूँ। बस इतना ही मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ। अब इसमें से मेरे को बी की निकालनी है, तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए और सी की जितनी है वो घटानी पड़ेगी। अब ए और सी की औसत कितनी है 4800, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4800 प्लस 4800, यानी कि 9600 हो जाएगी। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ऐसे क्यों लिख दिया वो भी आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे ये तो आपस में कट गए। 4500 और 4800 का क्या डिफरेंस आया, -300। अब -300 और 5600 को आपस में करोगे तो आप क्या आ जाएगा 5300 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बचेगा, ऐसे करने की कोशिश करो। आगे चलो। एक आदमी अपनी आय का 12% बचत करता है, यानी कि उसकी आय यदि 100 है तो 12 रुपये बचाता है और 88 रुपये जो है वो खर्च करता है। आगे पढ़ो। 1 साल के बाद उसकी आय 25% बढ़ जाती है, यानी कि ये बढ़ के 125 हो जाती है, लेकिन बचत समान रहती है, यानी कि बचत जो है 12 की 12 रहती है। तो उसने खर्च में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की, यानी कि यहाँ जो है 125 में से 12 बचत की, तो 113 उसकी क्या होगी, खर्च हो गया। पहले खर्च कितना था 88 था, अभी बढ़ के कितना हो गया 113। कितना बढ़ा है यहाँ 88 के ऊपर, ये आप देखोगे तो 25 बढ़ा। कितना बढ़ा 25। ठीक है, 88 पे कितना बढ़ा 25, प्रतिशत में पूछा है, तो 25/88 और गुणा 100। ठीक है, अब करो, 4 से काटोगे तो 22 चौक 88 और 4 से ये क्या आ जाएगा 25। ठीक है, अब 2 से इसको काटो, पहले इसको गुणा कर लो आप। 25 गुणा 25 625/22, तो क्या लिखोगे 625/22। अब कैसे करोगे, 2 से काटोगे तो 11। ठीक है, या पहले 11 से काट लो, तो 11 दूनी 22, 2 और 11 से इसको काटो, 11 पंजू 55, 7 5, 11 6 66। ठीक है, अभी पॉइंट में जो भी आएगा चलो। ठीक है, अब 56.2 है। अब 2 से इसको काटूंगा तो क्या आएगा 28। अब देखो 28 का मेरा ऑप्शन एक ही आ रहा है, तो मैं आगे इसीलिए नहीं गया पॉइंट पे आगे, क्योंकि सारे जो हैं वो अलग अलग हैं। जो पहले ये 27 है, 28 है, 25 है, 33 है, तो 28.4 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले सम पे चलते हैं। 25% और 10% के 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका मैं बताता हूँ, बहुत आसान सा है, ये फॉर्मूला बहुत जगह लगेगा।
ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी और बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला कम से कम 5-7 अलग अलग टाइप होंगे जिनमें लगेगा, तो इनको ध्यान करना आप। तो ए यहाँ कितना है 25, बड़ा है उसको प्लस में लिखना है और घटेगा उसको माइनस में लिखना है। -10 माइनस ए यहाँ प्लस सॉरी, और यहाँ 25 गुणा 10 और बटे 100। ठीक है, 0 से 0 यानी कि 2.5 बच गया, यानी कि 35 माइनस 2.5 32.5 आ गया। अब देखो इसी से मैं आपको अगला सम बताता हूँ। अब ये मान लो बोल दे कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, क्या किया गया 25% बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। अब इंक्रीज करने के बाद फिर कहता है 10%, उसके बाद उसमें छूट दी गई, 10% छूट दी गई। ठीक है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, या पहले से वो कितना उसमें अंकित मूल्य में फर्क पड़ा। ठीक है ना, तो इसका भी कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे, यहाँ ए की जगह क्या लिखोगे 25 लिखोगे, और बी की जगह यहाँ -10 लिखोगे। क्या लिखोगे -10, और यहाँ माइनस ही लगाओगे, यहाँ 25 का 25 लिखोगे और गुणा -10 लिखोगे और बटे 100 लिखोगे। अब देखो 25 और 10 घट के क्या हुआ 15 हो गया, माइनस ये माइनस था और ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 से 1 कट गया यानी कि 2.5 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 15 2 17.5। ठीक है, अभी इसी के ऊपर एक और भी बन जाता है कि एक आयत है, उसकी लंबाई में 25% की बढ़ोतरी कर दी और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी, तो उसमें भी सेम यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में प्रारंभिक या आरंभिक धनराशि की 7 गुना हो जाती है, वह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 2401 गुना हो जाएगी, निकालना। देखो अभी जो हम बता रहे हैं ये जो क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज का, साधारण ब्याज हो तो अलग तरीका होता है, चक्रवर्ती ब्याज में क्या तरीका होता है वो मैं बताता हूँ। अब इसमें क्या होता है, यहाँ 3 वर्ष में 7 गुना हो रखी है और 2401 गुना इसको करनी है और मेरे को यहाँ टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये जो होता है ना ऊपर वाले का कोई ना कोई घात होती है, पावर होती है, यानी कि 7 की कोई घात मिलेगी, ये क्या मिलेगी 7 की घात मिलेगी। और देखो 7 की जो है अभी 7 की पावर 2 यानी कि 7 की घात 2 कितना होता है 49। इकाई का अंक देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या घात हो सकती है। 7 की पावर 3 में यानी 49 को 7 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 7 63 आएगा इकाई का अंक। यहाँ 1 है नहीं होगा, तो 7 की पावर 4 के लिए फिर इसको 7 से गुणा कर दो, 7 या 21 यानी कि ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 4 हो जाएगा। तो अभी जो टाइम निकालने का जो इसका तरीका होता है, क्या होता है, यहाँ जो टाइम दिया गया है 3 वर्ष और कितनी पावर है ये 4, इनका आपस में गुणा कर दो, 3 और 4 का गुणा, ये क्या हो जाएगा 12। तो ये ही इसका आंसर है। ठीक है, बी इसका आंसर है। अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं। कार्तिक ने 2% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष के लिए सावधि जमा, सावधि जो एफडी कराते हो बैंक में वो होता है, 9,000 रुपये की राशि का निवेश किया। सावधि जमा की परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलेगी 2 दशमलव स्थान तक। ठीक है, तो इसका जब 3 साल का हो, ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो आप एक टेबल याद रखो 3 3 1, और ये निकलती कैसे है, ये जो मेरा इसके ऊपर टॉपिक होगा उसमें मैं बताऊंगा 3 3 और 1। ठीक है, अभी करना क्या है, आप 3 साल को भूल जाओ कि पहले आप जो है 9,000 रुपये, मूलधन कितना आपका 9,000 रुपये, उसका 2% पे 1 साल का ब्याज कितना होगा वो आपको निकालना है। ये 2 से 2 जीरो कट गई और ये आ गया आपका 180 रुपये आ गया। ठीक है,
अब देखो इसमें 3 निकलेंगे ऐसे। दूसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा मेरा, 180 का निकालूंगा मैं 1 साल का, गुणा 2/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, कितना आ गया, 18 दूनी 36, 3.6। अभी मैं किसका निकालूंगा, 3.6 का, 3.6 गुणा 2/100। ठीक है, क्या आया, 7.2, और नीचे क्या आएगा, 100। तो इस 100 को हटाने के लिए पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और एक 0 लग जाएगी, तो 0.72 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या लिखना है, 3 के आगे गुणा लगा के, पहले वाले के आगे पहले वाला 180, दूसरे वाले के आगे गुणा करके 3.6, और नीचे वाले के गुणा करके 0.072। गुणा करोगे ये कितना आएगा, 540। इसको गुणा करोगे कितना आएगा, 36 दिया 108, यानी कि 10.8। और ये लास्ट वाला करोगे कितना आएगा, 0.072। अब इनको जोड़ दो, ये 2 आया, ये 7 आया, ये 8 आया, पॉइंट ये कितना आया, 0 आया, ये 4 1 5, और ये भी 5। ये इसका क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। मूलधन कितना था, इसने क्या पूछा, मिश्र धन पूछा है इसका, कि उसको परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी। तो इसमें 9000 और जोड़ दो, 9000 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 9550.872। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक परिवार में 5 व्यक्ति चीनी की खरीद पर 10% खर्च करते हैं। कितना करते हैं, 10% खर्च करते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तो व्यय में वृद्धि न होने देने के लिए चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए। ठीक है, इसको आप लोग भी सीधे फार्मूले से करते हो और मैं भी उसी अनुसार कर रहा हूँ, लेकिन आपका तरीका और मेरे तरीके में अलग होगा। आप कैसे करते हो, 100/110 और गुणा 10। ठीक है, इसी से होता है, और इसका आंसर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी आप जैसे करते हो आपको पता है, और मैं कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ कि ये कैसे लिखता हूँ मैं। क्या होता है, देखो ये जो आपका डेली लाइफ से संबंधित क्वेश्चन है, कि मान लेते हैं आप चीनी खरीदते हो हर महीने कितने रुपए की, 100 रुपये की, और कितनी खरीदते हो, 100 किलो खरीदते हो। कितनी खरीदते हो, 100 kg खरीदते हो, 100 किलो चीनी खरीदते हो। अभी आप दुकानदार के पास गया, ठीक है ना, आपके गांव में या शहर में कोई भी दुकान है, अब दुकानदार का जो भी नाम है उसको बोलते हो, ले भाई 100 किलो चीनी दे दे। ठीक है, तो वो बोलता है भाई अब की बार जो ना रेट बढ़ गया है चीनी का, कितना बढ़ गया, 10%। यानी कि जो चीनी आप 100 रुपये में खरीदते थे वो अब 110 रुपये में देने लग गया। कितने में देने लग गया, 110 रुपये में। और 110 में कितनी चीनी देता है, वो चीनी तो उतनी देता है जितनी पहले देता था। पहले भी 100 किलो देता था, अब भी 100 किलो देता है, लेकिन पहले वो 100 रुपये की आती थी, अब कितने की आती है, 110 रुपये की आती है। अब आप क्या कहते हो कि भाई मेरे पास 110 रुपये नहीं है, मेरे को 100 रुपये की ही चीनी दे दे। तो दुकानदार क्या करेगा, 10 रुपये की जो चीनी है वो अपने पास रख लेगा। क्या करेगा, 10 रुपये की जो चीनी है वो अपने पास रख लेगा। तो ये निकालना है आपको। अब चीनी का भाव जो 110 रुपये 100 किलो है, तो आपको 10 रुपये की जो चीनी है दुकानदार के पास छोड़नी पड़ेगी। तो ये मैंने इसी से ही निकाला है। ठीक है, अब जैसे खपत हो तब भी यही है, तरीका वही है, लेकिन क्या होता है जब आप ऐसे समझ के करोगे तो आपके क्वेश्चन यदि चेंज होके आ जाए तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपने जो भी फार्मूले पढ़े हैं ना, ये आपको किसी न किसी ने बताए हैं, तब आपने पढ़े हैं। और पेपर में नई टाइप ही आती है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना आपका IQ टेस्ट करना चाहता है। ठीक है ना, तो उसको भी पता है कि इन क्वेश्चन के आपने रट्टे मार रखे हैं। तो इसीलिए जैसे अभी ये जो ऊपर वाली जो लाइन दी थी, परिवार में 5 व्यक्ति चीनी की खरीद पर 10% खर्च करते हैं, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया था, बाकी इससे इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप समझ के करने की कोशिश करो। इस तरह से कोशिश करोगे, तरीका वही है, आप भी बाद में इसको इसी तरह कर पाओगे, टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन समझ के किया तो यदि प्रश्न में कुछ चेंज आया तो आप अच्छी तरीके से उसको कर पाओगे। अभी अगले सम पे चलते हैं। 6 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है
जब उनमें से 45 किलो वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। अब देखो ये जो टाइप है ये इस टाइप का है कि इसके अंदर कोई भी जो है आदमियों की संख्या जो है वो बराबर है, जितनी पहले थी उतनी ही अब है। तो इसमें जो औसत जो है ना उसको और आदमियों को इसको गुणा कर दो आपस में, क्या आ जाएगा, 9 किलो आ जाएगा। यदि ये बढ़ जाता है तो इसमें जोड़ देंगे और घट जाता है तो इसमें से घटा देंगे। ये इसका आंसर है। तो 45 में से बढ़ रहा है तो 9 किलो हम बढ़ा देंगे, 54 इसका आंसर हो जाएगा। उल्टा बोलता घट जाए तो फिर क्या करते हैं हम, 45 में से 9 किलो घटा देते और उसका 36 जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, अभी अगले सम पे चलते हैं। से ये जो संख्या है को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, अब देखो घबराना नहीं होता है ऐसा कोई भी क्वेश्चन को देख के। अब देखो इसमें कुछ ना कुछ है ना ट्रिक दी हुई होगी जिससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि इकाई का अंक इन दो का आपने किया 0 आ गया, और 0 को आप 3 से गुणा करो, किसी से भी गुणा करो आपको पता है 0 ही आएगा, यानी कि इसका इकाई का अंक जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। और जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0 होता है उसको जब भी आप 10 से भाग दोगे वो शेषफल हमेशा 0 आएगा, कोई भी अंक आप उठा के देख सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। ठीक है ना, अभी आपका सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ऊपर इसमें नहीं है। अभी अगले सम पे हम चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो। ठीक है, तो अब विभाज्य हो का अर्थ क्या है कि छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होता है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब 15, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, कैसे निकालोगे, 15, 24 और 36, 3 से कट रहे हैं सारे, 3 पंजू 15, 3 8 24 और 12 तिया 36। अब किससे कट रहे हैं, 4 से, तो 5, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब ये आपस में कोई भी नहीं कट रहे हैं तो अब सबका गुणा कर दो, 4 तिया 12, 12 पंजू 60, 60 दूनी 120 और 120 तिया 360। ठीक है, यानी कि इनका एलसीएम क्या आ गया, 360 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, अब 36 के 2 टुकड़े बनाओ 360 के कि जिसमें एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसको क्या मैं लिख दूंगा, 36 गुणा 10 लिख दूं। तो 36 गुणा 10 लिख के क्या हो जाएगा, 36 तो 6 का हो गया, ये तो पूर्ण वर्ग है ही, 10 जो है नहीं है तो 1 में 10 से गुणा कर दूंगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3600। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में यहाँ पूर्ण वर्ग की जगह घन आ जाता तो आप क्या करते, अब 36 का 6 गुणा 6, ठीक है, और गुणा 10, ये ऐसे था। अब 6 को 1 6 से गुणा करते और 2 10 से गुणा करते, यानी कि 3600 को 360 को आप किससे गुणा करते, 600 से गुणा करते। किससे करते, 600 से। और गुणा करने के बाद क्या आता, 216 और 3 0, फिर ये इसका आंसर होता। ठीक है, अभी अगले सम पे चलते हैं हम। बाकी इस पे नहीं, ये वर्ग वाला जो था घन वाले में ये हमारा ये गलत हो गया। 36 गुणा 10 जो था, 36 को देखो आप 4 गुणा 9 और गुणा 10 को क्या लिख दोगे, 2 गुणा 5। तो एक तो ये टुकड़ा हमारा बन ही गया, 2 हो गया। अब इसको गुणा करोगे, एक तो मेरे को 3 चाहिए और 2 5 चाहिए, 5 और 5। ठीक है, यानी कि 360 को आप किससे गुणा करोगे, 5 तिया 15 और 15 5 75, यानी कि इसको 75 से गुणा करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका पूर्ण वर्ग आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम। ये हम करा चुके हैं पहले। अब अगला, एक आदमी एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
पूरी यात्रा में उसे 6 सही 4/5 घंटे का समय लगता है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह पूरी दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, अभी देखो आप कैसे तय करते हो, मेरे को नहीं पता है इसको कैसे सोल्व करते हो। अभी मैं बताता हूँ। देखो बहुत सबसे आसान तरीका, अनपढ़ को भी समझ में आ जाए ऐसा तरीका है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ 70 किलोमीटर है और यहाँ 50 किलोमीटर है और 2/3 का अर्थ क्या है कि वो टोटल 3 भाग कर रहा है। जो भी डिस्टेंस है उसके 2 हिस्से एक पर्टिकुलर चाल से चल रहा है और एक हिस्सा जो है वो 50 किलोमीटर से दूसरी चाल से चल रहा है। ठीक है, यानी कि 3 रकम होगी मेरे पास, 3 गुणा 70 और गुणा 50। ठीक है ना, 3 रकम होगी। ये गुणा बोल दो या कॉमा लगा दो, जो भी कर दो। अब इनका मेरे को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, उतनी दूरी मान लेंगे हम। तो इनका एलसीएम जो है 70 और 50 का तो 350 आएगा। 350 को मैंने 3 से गुणा कर दिया, यानी कि मेरा कितना आ गया, 1050 किलोमीटर दूरी आ गई। कितनी आ गई, 1050। ठीक है, अब देखो इसके 3 हिस्से बनाने, कैसे बनेंगे, 350, 350 और 350। ठीक है ना, ये जो हिस्सा है ये जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और ये जो 2 हिस्से हैं ये जाता है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ये 350 कितने हो गए, 700। 770 किलोमीटर से जाएगा तो कितने घंटे लेगा, 10 घंटे। और 350 किलोमीटर से जाएगा तो कितने घंटे लेगा, 7 घंटे सॉरी। तो टोटल कितने हो गए, 10 घंटे यहाँ लिए, 7 घंटे ये लिए, यानी कि इसने 17 घंटे में 1050 किलोमीटर की जो दूरी है वो इसने तय कर ली। ठीक है ना, अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारा क्या आया था, 17 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली उसने, 1050। अब उसने एक्चुअल में कितने घंटे लिए, इतने घंटे लिए थे, 6 सही 4/5। तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 6 पंजू 30 और 4 34/5। ठीक है, तो इसमें कितनी दूरी तय करेगा वो निकालना है। तो 17 में 1050 तो 1 घंटे में कितनी करेगा, बटे 17 और गुणा 34/5। 17 दूनी 34 और 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 1 0, यानी कि 420 किलोमीटर आपकी दूरी आ गई। अब जो इसको कितने में तय करनी है, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी है। तो टाइम निकालना है, बटे 56 काट दो, 7 8 56 और 7 6 42, 60/8। ठीक है, तो 7 8 8 7 56 7। अब देखो आगे 4 शेष बच गया, यानी कि यही इसका आंसर आएगा। आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी अगला सम देखो आप। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों पर, एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 80 है और उसी अवधि के लिए उसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 85 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो क्या होता है, सबसे पहले जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल लो। ये कब लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जब 2 वर्षों का आपका होगा तब लगेगा। तो अंतर कितना आ गया, 5 आ गया। 5 बटे, अब ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष का कितना आएगा, 40। इसका हाफ कर देंगे ऊपर वाली का, तो 5/40। और वार्षिक दर निकालनी है जो प्रतिशत में निकलती है, तो क्या करेंगे, गुणा में 100। ठीक है, 5 8 40, 100 को 8 से भाग करोगे तो आपको पता है 12.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। क्या होता है, जब भी 2 सालों में, पहले 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए है तो बराबर होते हैं। 2 साल में जो है वो डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल का जो साधारण ब्याज था उस पर भी ब्याज लग जाता है, तो इसलिए डिफरेंस आता है। उतना ही डिफरेंस आता है जितना पहले साल का साधारण ब्याज जो था उसका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो यही इसमें ट्रिक लगी है और इसी से ये सोल्व हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। x का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो
A/B समानुपात C/D। ये ऐसे हो तब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये दो तरीके से होता है। इसको आप A/B = C/D ऐसे भी लिख सकते हो, या पहले और चौथे का गुणा दूसरे और तीसरे के गुणा के बराबर होता है। कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो है आपको ये वाला मेथड से जल्दी होगा। अब आप इसको AD = BC ये भी लिख सकते हो, या BC = AD ये भी लिख सकते हो। तो जो चीज़ निकालनी है वो इधर रखा करो, जो चीज़ दी हुई है वो उधर रखा करो। तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 5x = क्या हो जाएगा 0.35 × 6, और ये 5 क्या आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन ना हो तो पहले यहाँ से पॉइंट हटा दो और नीचे क्या कर दो 100 कर दो। ठीक है ना, 100 को कट मत करना, लास्ट में पॉइंट लगा देना। अब 5 से काटोगे तो क्या आएगा 7, 7 × 42, और 42 को 100 से करोगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 0.42। यही आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। अभी एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तथा इसकी चाल प्रत्येक 3 घंटे पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाई जाती है। टोटल 470 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, कितने घंटे में तय करेगी। ठीक है, देखो अब इसमें कोई वैसा ट्रिक नहीं लगेगी, फार्मूला नहीं लगेगा, जो सिंपल हमारा मेथड है वो लगेगा। अब पहले 3 घंटे जो है कार किस स्पीड पे चलेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 60 1 घंटे में जाती है तो 3 घंटे में कितनी चली जाएगी 180 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, अभी 3 घंटे हो गए, स्पीड बढ़ा दी, 60 से बढ़ा के कितने कर दी 80 कर दी, 80 फिर 3 घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे किससे चलेगी 3 घंटे, तो कितनी दूरी तय कर देगी 240, और जुड़ के कितना हो जाएगा 0 8 4 12 और 3 4। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ क्यों जोड़ दिया, क्योंकि जो इसमें आंसर है ना वो 9 से ऊपर कोई भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगला जो हमारा आएगा वो 3 घंटे का आएगा, यानी कि ये इनके बीच में या इसी से कम आएगा। अब 420 है, जाना कितना था 470 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और बच गया अभी जो उसको जाना है। अब 3 घंटे यहाँ हो गए तो ये दोबारा से 20 किलोमीटर बढ़ा देगा, और ये 80 की जगह क्या हो जाएगा स्पीड इसकी 100 हो जाएगी। अब 100 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तो 50 के लिए कितना घंटे लगेंगे, इसको आधा घंटा लगेगा, तो यही इसका आंसर होगा 6 सही 1/2। दोस्तों तो ये मैंने कोशिश की है आपको इजी से इजी मेथड में सवाल समझाने की। ठीक है, और आपको कैसे लगे ये मेरे को ज़रूर बताना, और मेरी कोशिश है मैं जीडी के जो भी आपके एसएससी जीडी के जो भी पेपर आए हुए हैं 2019 में और 21 में, तो पहले 18, 21, 19 जो भी पेपर आए हुए हैं पहले उनको मैं आपको सोल्व कराऊं, और उसके बाद फिर टॉपिक वाइज सारे जो हैं चैप्टर्स बनाएं। ठीक है, तो इससे आपको सीखने में आसानी होगी। क्या होता है कि आप जब भी एक चीज़ को लेकर के बैठते हो ना तो वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मेरे को लगा कि पहले एक एक सम जो है सवाल में जो आते हैं पहले जो पेपर में आते हैं वही सॉल्व कराए जाएँ आपको पूरा बताते हुए। ठीक है, और इसके जो जीके एंड जीएस के क्वेश्चन है उसकी भी हम वीडियो डाल रहे हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं वो। ठीक है, चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट बाय पीजे, और चैनल मेरे का आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।